तो एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से बाजार के अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम है। 300 पॉइंट आ चुका है निफ्टी हमारा अपना कैलकुलेशन ये कहती थी कि आज मार्केट के अंदर ये स्विंग जो है ना इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। हमारी कैलकुलेशन ये कहती थी कि मार्केट आज रेंज में रहेगा, 23,200 मैक्स होगा। अब आप 23,000 के लेवल को पार करके 23,200 पे भी आ गए हैं। नीचे जो आप खबर देख पा रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हालांकि ये पहले से सब लोग जानते हैं, लेकिन ये फाइनल स्टेजेस की तरफ बढ़ रही है। यानी कि एनडीए का नेता आधिकारिक तौर पर चुना जाएगा, फिर शपथ ग्रहण समारोह का आखिरकार आगाज़ हो जाएगा। आज सभी एनडीए के घटक दलों को दिल्ली में बुलाया गया है। पहले से ही थे, अब और जो नहीं रहे थे वो भी आ गए हैं। तो पूरा एक संगठन के रूप में आप देखेंगे खड़ा एनडीए वापस होगा, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तो 23,200 तक ही मार्केट को आज आना चाहिए था, बट ये डाटा को ब्रीच करके कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ऊपर आ रहा है। पॉलिसी से क्या कुछ सब अच्छा आया? ऐसा तो कुछ नहीं आया। हाँ, जीडीपी की ग्रोथ रेट को अच्छे से बढ़ाया गया, 7 पॉइंट से लेकर 7.2 कर दिया। आईएमडी के जो एनालिसिस था उसको उन्होंने पुख्ता कर दिया कि नहीं, बारिश होगी। उन्होंने ये कहा कि हम ऑन द राइट ट्रैक है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। उन्होंने थोड़ा बहुत लिक्विडिटी को लेकर कहा कि भाई जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे हम इंजेक्ट करते रहेंगे लिक्विडिटी। तो अब मिस्टर गवर्नर ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है कि जिससे कि कंसर्न्स पैदा हो मार्केट के अंदर। हालांकि जो आज बोला भी है ना, ये भी पहले से बाजार जानता था। तो उसी तरह से आप देखें तो वो मेरे लिए एक अलग तरीके की चीज़ है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है मार्केट का आज लास्ट रिएक्शन या 23,200 तक का जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ हो रहा है। थोड़ा आज से ये पता लग जाएगा कि नंबर क्या 300 के प्लस भी हो गया। एनडीए का संगठन इतना बड़ा हो गया कि 300 प्लस हो जाएगा। तो उसमें 25-30 सीटों का हमेशा कुशन रहेगा। बाई चांस कोई आ भी जाए, चला भी जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये नंबर फाइनल टैली जब हो आएगी ना आपको कि एनडीए में टोटल नंबर ऑफ कितने अलायंसेस के साथ जोड़ के बन रहा है, तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। खैर, बाजार अपने तरीके से चल रहा है, हमारे इस कैलकुलेशन से थोड़ा ज़्यादा तेज़ है आज, ठीक है ना। हालांकि इंडिया विक्स आज बिल्कुल स्टेबल है। इंडिया विक्स हल्का सा बढ़ा हुआ भी था, तो उस हिसाब से हमको लग रहा था कि थोड़ा सा बाजार आज और करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो आज मार्केट ने जो पुल बैक दिखाया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है, डाटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चेक करेंगे क्या होता है। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, वो आपको गाइड करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। उनके पास जाएं, उनसे थोड़ा आइडिया लें, समझें क्या करना चाहिए। उससे पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरूरी है। कल दो मेहमान थे, शिल्पा राउत और सोनी पटनायक। उन दोनों का पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर चंदन सर के पास चलते हैं। ABFRL के बारे में कल इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। हमने शिल्पा और सोनी दोनों से पता किया था, दोनों ने ABFRL पे राय दी थी। सोनी ने कहा था ऑप्शंस का ट्रेड, शिल्पा ने कहा था फ्यूचर्स में ट्रेड लेना। अब आप ये रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ शिल्पा की फ़ोटो लगी देख रहे हैं, लेकिन सोनी का भी मान लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस के अंदर ट्रेड दिया था। ये रिपीट ना हो जाए, इसलिए हमने ABFRL को एक ही जगह पर सिर्फ 3% डाल दिया। या तो भाई आपने फ्यूचर लिया होगा, या तो ऑप्शन ली होगी। F&O में से या तो F पकड़ा होगा या तो O लिया होगा। तो इसलिए हम सिर्फ 3% F का मान रहे हैं। O का तो कैलकुलेशन बहुत ऊपर है, ऑप्शंस के हिसाब से तो बहुत पैसा बन रहा है, लेकिन आज सिर्फ हमने ABFRL का यही ले लिया। ठीक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2.5%, बाटा इंडिया का 1%। तो शिल्पा राउत के आपके पास ट्रेड है। बाटा कल हमने आपके सामने डिस्कस भी किया था, हमने बकायदा चार्ट भी दिखाया था 12 बजे भी आपको। तो 1% और आज भी चला बाय द वे बाटा, ठीक है जी। इसी तरह से सोनी पटनायक ने एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको और दिया था, उनके दोनों ऑप्शंस थे। दूसरा वाला ऑप्शन एक कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ था, वो कंडीशन पूरी हुई नहीं तो काम हुआ नहीं। ABFRL उन्होंने दिया था तो उसको हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। भले आज हमने सोनी पटनायक की फ़ोटो नहीं लगाई, लेकिन आप समझ लीजिएगा ये दोनों का ही कॉम्बाइन एफर्ट्स हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा चंदन तापड़िया जी से कर लेते हैं बातचीत। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो जरा निफ्टी पर आपका टेक। आज पॉलिसी से एज सच कोई अच्छा और बहुत बुरा वाला पॉइंट नहीं आया। जो मार्केट को पता था वही सारे पॉइंट्स मिस्टर गवर्नर ने रखे। मेरे को लग रहा है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है आज, एनडीए का पूरा कुनबा दिखेगा एक साथ पे, फिर देश के प्रधानमंत्री शपथ लेंगे वीकेंड्स के दौरान। शायद मार्केट उसको भी कुछ कैलकुलेट कर रहा है। FIs तो सर नहीं है मार्केट में,
तो बाज़ार आप कैसे देख रहे हैं? आज 300 पॉइंट की तेज़ी हमारी कैलकुलेशन से ज़्यादा है। हमें था कि 100-125 पॉइंट ही आएगा बाहर अगर चला भी तो, लेकिन ये 300 पॉइंट है। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट आ रहा है ऊपर। जी, नमस्कार, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई। बाज़ार वापिस एक नए कीर्तिमान के लिए तैयार हो रहा है। नमस्ते सर। मैं ओवरऑल सेटअप की इंडेक्स की बात हम्म। करूँ तो लगभग 2000 अंकों का बाज़ार ने गोता खाया और उस 2000 अंकों की गिरावट के बाद लगभग 1850-1900 पॉइंट की रिकवरी इंडेक्स ऑलरेडी दिखा चुका है। आप देखोगे 4 दिन पहले लगभग 23,338 के हाई बने और वहां से 21,281 का बॉटम बना के बाज़ार ने रोलर कोस्टर राइड के साथ में एक वी शेप रिकवरी देखी है। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि बाजार में ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुआ इसलिए मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ। ओके। दूसरा, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़, कोई भी न्यूज़ नेगेटिव नहीं इसलिए मार्केट में रिकवरी हो रही है। सो आप देखोगे आज जो आरबीआई पॉलिसी मीट हुई था उसमें कुछ भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। आई थिंक दैट इज अ ट्रिगर फॉर नॉट गोइंग डाउन एंड गेटिंग फॉर द शॉर्ट कवरिंग। सो बाकी एफआईएस की हम बात करें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, तो डिम्पी जी मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2.5 से 3 सालों से मैं ये डेटा को ट्रैक कर रहा हूं। जब भी एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग शॉर्ट रेशियो नीचे में 10 से 15% के बीच में आके और टर्न होता है, बाजार वापस रिकवरी दिखा जाता है। और आप देखोगे अभी जो बाजार 3-4 दिन पहले गिरा था, तो इंडेक्स का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगभग 12% के आसपास आ चुका था। और हिस्टोरिकली 7 बार ऐसा हुआ है जब भी रेशियो 10-12% आता है, टर्न होते हैं, बाजार में रिकवरी आ जाती है। तो ये सारे डेटा फैक्ट और तथ्य इंक्लूडिंग इंडिया विक्स जो लगभग ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, यही सपोर्ट दे रहा है कि बाजार में वापस नया मोमेंटम बनना चाहिए। और वी शेप रिकवरी की डिक्लाइन के बाद जो वी शेप रिकवरी हुई है, वो वापस कहीं ना कहीं बुल्स को एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है। तो मेरा मानना है खरीदारी का सलाह कंटिन्यू रहेगी। हमारा मेजर मानना है कि 22,500 के सामने 24,000 के टारगेट होने चाहिए, बट हम इमीडिएट बेसिस पे बात कर रहे हैं तो 22,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 23,500 के टारगेट के लिए। ठीक है, जस्ट 23,000 के आसपास का नीचे 100 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखो आप, और 23,500 आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यहाँ से 300 पॉइंट और चल सकता है। 300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, छोटा मोटा डिप मिल जाए ऐड कर लेना। कन्विक्शन हाई है, सर का मानना है 24,000 भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो मैं 23,500 के ही टारगेट आपके सामने रख रहा हूँ जो सर ने हमको दिए हैं। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हैं आप चंदन सर? बैंक निफ्टी पे काफी एक दमखम दिख रहा है और बैंक निफ्टी आप देखोगे लगभग 5,000 पॉइंट की डिक्लाइन ऊपर के लेवल से देखने को मिली थी। लगभग हम 51,000 से 46,000 तक गिरे और वापस हम जो मंडे को गैप अप के लेवल थे उसके आसपास हम आने वाले, मंडे के जो लो के लेवल लगभग 50,000। तो मेरा ओनली कंसर्न ये एक है कि 50,000 की कॉल में थोड़ी राइटिंग है, वहां पे अनवाइंडिंग चाहिए तो नया मूवमेंट बनेगा। तो बाय ऑन डिक्लाइन तो यहाँ पे जरूर है, बट होल्ड अबव 50,000 विल एट द न्यू ट्रेड। सो ओवरऑल खरीदारी की सलाह रखेंगे हम। 50,000 के ऊपर नया कन्विक्शन आएगा। हमारा मानना है कि 49,250 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होनी चाहिए, ऊपर में 50,500 के टारगेट के लिए। डन। तो आप ये कह रहे हो कि 50,000 ऊपर भी आ जाएगा इस बार? तो 50,000 के खैर ऊपर हम पहले भी जा चुके हैं, 51,000 भी हमने लेवल्स देखे हुए। वापस बैंक निफ्टी नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 49,250 का स्टॉप लॉस और 50,500 का तक का टारगेट है। ठीक, तो दोनों इंडेक्सेस पे मोटा मोटी आपको ट्रेड मिल गया। अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर निकालने आज। आईटी का स्टॉक्स तो होगा ही होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो कफोर्ज हमने पकड़ा वहाँ से, तो कफोर्ज के अंदर करीब 3-3.5% की तेज़ी है, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा सर रैमको सीमेंट। सीमेंट में सुबह ही सुबह हमने रैमको का डाटा अच्छे से बनते हुए देखा था, अब करीब 5-5.5% ऊपर आ चुका है। सर ज़रा देख के बताइए, दोनों के अंदर कोई ट्रेड बनता है तो फिर टारगेट स्टॉप लॉस देना आप। बिल्कुल कॉफोर्ड्स में ट्रेड बन रहे हैं और इनफैक्ट कॉफोर्ड्स में आप देखोगे एक डेली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है और इसकी जो नेकलाइन है यानी जहां पे ब्रेकआउट हुआ वो 5300 की रेंज है। आप देखोगे लगभग 26 अप्रैल के आसपास Also, you have given several warnings, including high interest rates and CD ratio in particular, because this warning had already been given earlier in earlier meetings. So, will there be action now followed by this warning? See, essentially, it is our intention to flag any possible build-up of risks
potential areas of concern is what we keep looking for. And then it's our intention to communicate them to the regulated entities. And as mentioned in the governor's speech, we have requested the boards to relook and re-strategize their business plans, taking into account the widening gap between the growth in deposits and growth in their loan book. So it is left to the individual entities basis their business plans, and then if it is required, they will have to modify their business plans to suit a long-term sustainability. That is what we would look for, because these kind of risks can ultimately may result in certain potential risks to the industry. So at this point in time, it is a concern that is being flagged. We have left it to the wisdom of the respective boards to re-strategize if necessary, and it is not our intention to interfere into or get into any micromanagement of as to how the business is done. It will be left to the boards to plan and do that. We'll only look at any macro level impact of any of the building up of risks. That's what we will watch. Thank you. Thank you, sir. ठीक है, तो हमारे रिपोर्टर थे अंकुर, उन्होंने सवाल पूछा था रिस्क को लेकर कि जैसे आपने बीच में रिस्क के कंसर्न्स कुछ जताए थे कि आप उसमें कुछ एक्शन ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम अभी भी सब चीज़ें वो चेक कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगा तो नो डाउट आरबीआई उस पर एक्शन लेगा। तो एकदम से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा, तो इसलिए हमको सीधा आरबीआई गवर्नर की उस मीटिंग में जाना पड़ा। वापस से आता हूँ चंदर सर, माफ़ी चाहता हूँ, आप जवाब दे रहे थे, हमको एब्रप्टली वहाँ पे जाना पड़ा। एक बार आप बता रहे थे सर कफोर्ज और रेमको सीमेंट के बारे में, आप कह रहे थे कफोर्ज में ट्रेड बनता है, तो प्लीज़ सर कैरी ऑन, बताइए सर। बिल्कुल, 18 हाउस स्वदेश की टीम का बहुत बहुत आभार जो आरबीआई के पूरे कवरेज को एकदम गहराइयों से कवर कर रहे हैं। और उसके अलावा आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोफोर्ज में एक पॉजिटिव सेटअप बना है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न की, तो लगभग यहाँ पे 35 दिनों के बाद में एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उस पैटर्न की वजह से यहाँ पे मोमेंटम और ब्रेकआउट बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 5300 के सपोर्ट से एक बार 5600 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि बीटन डाउन आईटी नेम में यहाँ पे रिकवरी हुई है और कहने की मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे भी बन रहा है। रामको सीमेंट की बात करें तो रामको सीमेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे जब तक ये 2 दिन का मूव नहीं आया। उससे पहले कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, बट अभी 2 दिन से यहाँ पे एक मोमेंटम बना है कि मूविंग एवरेज को निकाला है, तो थोड़े शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर रहेंगे। तो पोजीशन साइजिंग बड़ा मत करें, छोटा पोजीशन साइजिंग रखें। 815 के सपोर्ट से एक बार 855 तक स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, डन। तो दोनों पे आपको ट्रेड मोटा मोटी मिल गया। कफोर्स पे सर ने आपको थोड़ी कैलकुलेशंस भी बताई हैं, वो आप गंभीरता से देखिएगा। 5600 तक का टारगेट है, 5300 का स्टॉप लॉस है। हम रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है ना, कल ही एलिजिबल हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड का। तो रिपोर्ट कार्ड से 24 घंटे के अंदर क्या फ़र्क आए ये आपको मंडे को पता भी लग जाएगा। तो इन दोनों शेयर्स के अंदर अगर आपके पास पहले से पोजीशन है, ज़्यादा मत बढ़ाओ। अगर नहीं ले रखा तो ले सकते हो, गुंजाइश है। तो 2 की जगह 1 लेना है, अपने फैसला कर लो आप, ठीक। और आपको ऐसा लग अच्छा, एक और चीज़, इनके ना ऑप्शंस वगैरह अपने आप से मत लेना। अगर गेस्ट आपको बता रहे हैं ऑप्शन बनता है तो ही ऑप्शन लेना, नहीं तो सीधा फ्यूचर या तो कैश में ले लेना। ऑप्शन से कई बार टाइम वैल्यू उनको गला देता है, ख़राब कर देता है, ठीक। कफोर्ज और रैमको सीमेंट के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। इन वाले शेयर्स भी आपके सामने रखते हैं। अब तक 2 शेयर्स रैमको सीमेंट और कफोर्ज का टारगेट स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया होगा। चंदन सर, आरबीएल बैंक भी चल रहा है बट शॉर्ट कवरिंग के दम पर चल रहा है। दूसरा है टाटा स्टील, दोनों को आप चेक कर लो। बिल्कुल, आपने आरबीएल बैंक और टाटा स्टील की बात की है, तो सबसे पहले मैं तो टाटा स्टील पे चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3 दिन का जो रिकवरी हुई थी वो 5-7 दिन के हाईएस्ट लेवल पे आई है, और आज यदि ये यहीं पे बंद हो जाता है तो मेरे हिसाब से इसका रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज हो जाएगा। पॉजिटिव सेटअप है, 173 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 182 तक के टारगेट। सो टाटा स्टील पे वो खरीदारी की सलाह। अच्छा, राइट, हाँ। तो सर, तो इसको लेकर आरबीआई कितना चिंतित है, और क्या ये कस्टमर रिलीफ के लिए ही आप ये बात कर रहे हैं? और सर, जब कस्टमर रिलीफ की बात आ रही है तो हमने देखा है कि हाल के दिनों में जो इतने सारे आउटेज हुए, डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो पाए, बैंकों में भी जाके आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। अभी बीएसई के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि 4 तारीख को जो लोग यूपीआई से पेमेंट ही नहीं हुआ, इस वजह से वो अपना निवेश नहीं कर पाए क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर पूरी तरह से कहीं गड़बड़ी हो गई। तो इस पे क्या सुपरविजन भी और आप मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं?
I think the जो digital part of the transactions, DG Ravishankar, you can explain. Outage जो बैंक के बारे में है, that DG Swaminathan can explain. And पहला पार्ट क्या था आपका क्वेश्चन का? सर यूजर्स, ओके, वो पार्ट मैं एड्रेस करूंगा. देखिए, ऐसा है कि हमारा एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड है और बैंक इंटरेस्ट रेट्स, एनबीएफसी इंटरेस्ट रेट्स, एमएफआई इंटरेस्ट रेट्स वो पूरी तरह डीरेगुलेटेड है. तो आरबीआई का ये गाइडलाइन है कि जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे वो फेयर होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. हमने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम वाइड कुछ हो रहा है, कुछ आउटलायर्स है जहां पे हमने देखा है, और जहां पे हमने आउटलायर्स देखा है उनके साथ डायरेक्टली हमारा सुपरविजन डिपार्टमेंट उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन जारी है. उनको पूछ रहे हैं हम कि किस बेसिस पर आप ये इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वो जारी है. उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है कि ताकि उनका इंटरेस्ट रेट फेयर हो. दूसरी चीज ये है कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस जो होता है कि वो एनुअलाइज नहीं होता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हिडन चार्जेस. तो इसीलिए हमने जो केएफएस है, की फैक्ट स्टेटमेंट, वो मैंडेट किया हुआ है, जिसमें कि एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप कितना फी दे रहे हैं, कितना अपफ्रंट फी दे रहे हैं, कितना प्रोसेसिंग फी वगैरह दे रहे हैं, उसका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उनको केएफएस में, की फैक्ट स्टेटमेंट में डिस्प्ले लगेगा. तो यूजर्स जो हमने कहा है, कुछ केसेस है जिसमें कि ये हमें दिखाया गया है, हमको दिखा है, वी हैव नोटिस्ड इट, और उन एंटिटी के साथ हम एंगेज्ड है. उनको हम पूछ रहे हैं कि हमको लग रहा है कि ये यूजरियस है, आप जस्टिफाई करिए कैसे इतना आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं. सिस्टम वाइड थिंग्स आर ऑल राइट, बट कुछ आउटलायर्स है जिनके साथ हम डील कर रहे हैं. एंड आप आउटेज के बारे में. The system outages are under close monitoring by us. We have a portal in which all the regulated entities are required to report their outages, both planned and unplanned. And at a system level, we are seeing a trend which is encouraging. However, if there are any outlier entities on a bilateral basis, we talk to them and we also issue them a corrective action plan for them to augment their infrastructure, catering to the or proportionate to the group. तो जैसे 12 बजे आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होगी, तो कॉन्फ्रेंस में हमको बार बार जाना पड़ रहा था, जैसे हमारे रिपोर्टर सवाल पूछते थे, तो एक बार हमको फिर से जाना पड़ा. चंदन सर, एक बार आप माफ़ी फिर से आरबीएल बैंक और टाटा स्टील के बारे में वापस से बता देंगे. आप दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स के बारे में बता रहे थे सर. बिल्कुल, आरबीएल बैंक की आप बात करें तो आरबीएल बैंक एक रेंज बाउंड काउंटर है, और आप देखोगे एक लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हुआ है. लास्ट टाइम भी 222 से घुमा था, इस बार भी 222 का बॉटम बना के टर्न हुआ है. लास्ट टाइम 222 से लेके इसने 272 तक की रनअप दिखाया. इस बार भी हमारा मानना है कि 270-72 तक का रनअप दिखे, तो इमीडिएट बेसिस पर खरीद सकते हो. इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 244 के आसपास का, टारगेट 266 के आसपास आरबीएल बैंक. सर, टाटा स्टील पे कुछ बताएंगे कि छोड़ दें? बिल्कुल, टाटा स्टील ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूं कि खरीदारी की सलाह है. 170 to 173 के आसपास का सपोर्ट लगा सकते हैं 185 के टारगेट के लिए. 185 का टारगेट टाटा स्टील पे भी. दोनों का प्लेट एक बार वापस से दिखा दो, बीच में ब्रेक होने की वजह से किसी से मिस भी हो सकता है. तो एक बार जरा टाटा स्टील का रेट भी 185 के टारगेट के लिए, और एक आरबीएल बैंक का भी, दोनों की रिपोर्ट, दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे. सर, अब जरा मंदी वाले शेयर्स फटाफट से पता कर लें, 2, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स पता करेंगे. सर, पहले 2 मंदी वाले शेयर्स हैं, स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूं. एक है एचपीसीएल, दूसरा है टाटा केमिकल्स. टाटा केमिकल्स पे सर आज एक रिपोर्ट आई अंडरवेट की, इसलिए टूट गया ये, और दूसरा एचपीसीएल. सर, दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए शॉर्ट का. देखिए, पहले हम एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल में तो अभी तक कोई ट्रेड है नहीं, रेंज बाउंड है. बट ओनली मेरा कंसर्न ये है कि कल की रिकवरी के बाद भी ये टिका नहीं, तो इसके लिए हल्का सा नेगेटिव बायस बन रहा है. बेचना है तो 520 के रेजिस्टेंस से बेचे, नीचे में 490 तक के टारगेट. टाटा केमिकल की आप बात करें तो टाटा केमिकल में कोई ट्रेड है नहीं फिलहाल, रेंज बाउंड है, बाउंस आएंगे तो बेचेंगे. तो एचपीसीएल को बेच सकते हो, टाटा केमिकल को वेट एंड वॉच का मोड रखें.
ठीक है, वेट एंड वॉच लगा दीजिए टाटा केमिकल्स पे। एचपीसीएल को जो बेच सकते हैं उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब तक हमने जो शेयर डिस्कस किए हैं उसमें से 4 शेयर थे तेज़ी के, शॉर्ट कवरिंग के मिला के और लॉन्ग को, वो चारों के चारों पास हुए। मंदी के शेयर में से एचपीसीएल गिर गया, टाटा केमिकल्स गिर गया, एचपीसीएल पास होके आ गया। 5 शेयर हमने अपनी तरफ से पूछ लिए आपके लिए, ठीक है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट सब लिखा हुआ आपके पास। अब आ जाते हैं जरा चंदन सर के अपने ट्रेड। चंदन सर, आपके अपने सौदे। आज एक डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेड मेरे को समझ में आ रहा है। पहला ट्रेड रहेगा बालकृष्णा इंडस्ट्री। आप चार्ट पे गोल डालोगे तो 13 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अब नए मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस स्टॉक ने अभी तक 3113 के ऊपर क्लोज नहीं दिया और आज वो क्लोज हाईएस्ट देने के लिए तैयार हो रहा है। सेटअप की बात करें तो काफी पॉजिटिव है। हल्का सा फॉलोअप 5-7% का मोमेंटम ड्राइव कर लेगा, तो 3100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे, 3300 के टारगेट। दूसरा हमारा फोकस रहेगा आईटी में डिक्सन। डिक्सन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी नेम है। पूरे साल देखोगे तो उठापटक के बावजूद न्यू हाई पे और 50% ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तो 10,000 के ऊपर होल्ड हो रहा है, खरीदारी की सलाह। 9,800 का सपोर्ट है, 10,400 तक के लक्ष्य यहाँ पे ये 57 नजर आना चाहिए। ठीक है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आज हालांकि एक खबर भी आई थी, खबर के बाद थोड़ा गैप अप भी हुआ, लेकिन अभी और चल सकता है। 10,000 का आंकड़े को पार कर चुका है, आगे और बढ़ेगा तो 400 भी आएगा, 10,400। तो 9,800 का अब एक स्टॉप लॉस लगाइए। डिक्सन भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा सर ने आपको दूसरा ट्रेड भी मोटा मोटी नोटिस करवा दिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बीकेटी के नाम से है, 3300 का टारगेट है। चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड। ये हेक्टिक था पूरा हफ्ता, आप भी जानते हैं, और नेक्स्ट वीक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कूल ऑफ भी होगा सारी चीज़ें और हम नॉर्मल डेज़ की तरफ वापस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे वापस से बातचीत करके। छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम अब देखेंगे। नमस्कार।